हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई सीए फाउंडेशन मई 2025 का आपका अटेम्प्ट आ चुका है और आप किसी और अटेम्प्ट में भी बैठने वाले हो ना, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अगर आप पेपर देने जाते हो तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिससे कि आपका पेपर खराब हो सकता है। मैं खराब इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम तैयारी पूरे मार्क्स के लिए कर जा रहे हैं, 60 नंबर के लिए भी अगर कर जा रहे हैं, और कोई एक क्वेश्चन जो मुझे पता है मेरा पूरा सही है, बस एक छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से अगर गलत हो जाए तो कितना बुरा लगेगा यार। मेरे साथ ऐसा हो चुका है तो मैं जानता हूं कि उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर बुरा तो लगता है। तो वो चीज आज की वीडियो के बाद दूर होने वाले है, क्योंकि इसके अंदर मैं कई सारे ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं जिसमें बच्चे को रहती है या तो कंफ्यूजन या हो जाता है वो गलत। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सारे क्वेश्चन एक एक करके सबको डिस्कस कर दूंगा। भाई तसल्ली रखना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जिसमें नॉमिनल, इफेक्टिव और रियल, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे को। तो एक एक करके इनको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हमें सीखना है कि वो गलती से कैसे बचना है। चैप्टर सीखना है, इसके लिए वो अलग से पढ़ा रखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा, मैं कौन हूं भाई? मैं हूं अमन कुमार। ठीक है, मैं आप लोगों को इस चैनल पर सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। और आप किसी भी अटेम्प्ट में मुझे देखो, बस एक कमेंट कर देना, ताकि उस अटेम्प्ट को क्लियर करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। बेफिक्र रहना। ठीक है भाई, अच्छे से बस पढ़ो और मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। देखो भाई, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका एक छोटा सा मतलब बताता हूं, बिल्कुल छोटा सा। जब आप लोग कंपाउंडिंग को एडजस्ट कर दो, क्या बोला मैंने? कंपाउंडिंग को एडजस्ट कर दो तो वो इफेक्टिव हो जाता है। यानी जब हम कंपाउंडिंग को एडजस्ट कर दें तो उसके अंदर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, और जब कंपाउंडिंग को एडजस्ट नहीं करते तो उसे नॉमिनल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आता है रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है 10% पर एनम, तो बेटा ये तो हो गया नॉमिनल। ये क्या हो गया आपका? नॉमिनल। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि इफेक्टिव क्या होगा, तो ध्यान से सुनो। ये जो 10% दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअल में 10 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे कंपाउंडिंग लग रही है क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब उसको कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया गया है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कुछ इस तरीके से, है ना। अब अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए कि सर कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का वन शॉट भी डाला हुआ है और लेक्चर वाइज भी करवाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि सर नॉमिनल समझ में आ गया, इफेक्टिव समझ में आ गया, कि इसमें हमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरी चीज इसी के अंदर अगर हम बात करें रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। रियल क्या होता है? तो देखो, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे को। जब हम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते हैं, लेट से मैंने किसी इन्वेस्टमेंट से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, पर इन्फ्लेशन की वजह से जो 10% मुझे दिखाई दे रहा है वो नॉमिनल है, वो सिर्फ दिख रहा है। एक्चुअल में, रियल में वो 10 नहीं है, क्योंकि उसमें अभी इन्फ्लेशन को एडजस्ट होना बाकी है। तो इसका मतलब रियल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा जाता है बच्चे। किसको एडजस्ट करा जाता है? इन्फ्लेशन को। वहां पर आप लोग कंपाउंडिंग एडजस्ट कर रहे थे, और जब रिटर्न की बात आएगी तो आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करोगे। तो अगर लेट से इन्फ्लेशन 7% की है, इन्फ्लेशन समझते हो ना, आसान भाषा में बोलूं, महंगाई की दर। दाल पहले 100 रुपए किलो आती थी, आज 180 रुपए किलो आ रही है, कभी 50 रुपए किलो भी हुआ करती थी। तो इन्फ्लेशन, सही है ये वाली बात। तो भाई 10%, ये आ गया 7%। तो एक्चुअल में जो आपने कमाया वो सिर्फ 3% कमाया। अब बच्चा कहता है कि सर मैंने अगर 1 लाख रुपए डाले थे और अगर मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो मेरे पास तो 1,10,000 आए, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब तक आप पे 1,10,000 आए, क्या उस 1 लाख की वैल्यू आज की तारीख में भी 1 लाख है? क्या उस 1 लाख में उतना सामान आ पाएगा जितना आ जा रहा है? सोच के देखो, नहीं आएगा। तो उसी वजह से हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि 1 लाख तो 1,07,000 ऑलरेडी होना चाहिए था। ठीक है, 1,07,000 ऑलरेडी होना चाहिए था।
एक्स्ट्रा जो मैंने कमाया वो सिर्फ 3% कमाया, मतलब 3000 कमाया। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन बनता है। तो आज के बाद इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फिर से बता देता हूं, नॉमिनल और इफेक्टिव का मतलब होता है कि जब हम कंपाउंडिंग को एडजस्ट नहीं करते वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, और इफेक्टिव के अंदर हम कंपाउंडिंग को एडजस्ट कर देते हैं। सेकंड था आपका रियल। तो नॉमिनल होता है जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा जाता, और रियल होता है जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आपको पैसा मिलता है। ठीक है भाई, आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं लंप सम वर्सेस एन्युटी। ये बड़ी कंफ्यूजन का टॉपिक होता है, इस क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। लंप सम का क्या मतलब होता है? जब कोई पैसा इकट्ठा सिर्फ एक बार डिपॉजिट होता है, एक बार, ठीक है, ठीक है, सिंगल टाइम। और एन्युटी का मतलब होता है बच्चे रेगुलर बेसिस पे। किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे। अब गलती पता है कहां होती है? देखो, बच्चा लमसम को अलग से सीखने लगता है। मैं कह रहा हूं आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, हमेशा इसको इसी तरीके से ट्रीट करना, चाहे प्रेजेंट वैल्यू पूछे चाहे फ्यूचर वैल्यू पूछे, हमेशा इसी ही तरीके से ट्रीट करना, कभी अलग मत जाना। और एन्युटी के बारे में भी आपको बता दिया, रेगुलर बेसिस पे जब पेमेंट होती है। रेगुलर बेसिस का मतलब जैसे कि LIC हर महीने जा रही है, हर क्वार्टर में जा रही है, हर साल में जा रही है। बर्थडे आपका हर साल आ रहा है, हर बर्थडे पे मैं 1 किलो सोना खरीदूंगा, बहुत अमीर हूं ना मैं, तो 1 किलो सोना खरीदूंगा, तो वो एन्युटी हो गई, है ना। हर साल एक फिक्स तरीके से हम एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं एन्युटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, प्रीवियस ईयर। कांता वॉन्ट्स टू अकुमुलेट, ध्यान से सुनना पूरी बात, ध्यान से। कांता वॉन्ट्स टू अकुमुलेट 4,91,300 रुपीज इन हर सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद कांता चाहती है कि उसके अकाउंट में इतना पैसा आ जाए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर बाय द बैंक इज दिस। तो ध्यान से देखो, कंपाउंडेड एनुअली हो गया, तो ये नॉमिनल भी है और ये इफेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें कोई कंपाउंडिंग लगनी नहीं है, एनुअली की बात हुई है। अच्छा, 3 साल की अगर हम बात करें तो आफ्टर 3 ईयर, इसने बोला है कि वो 3 साल बाद इस रेट ऑफ रिटर्न से चाहती है कि उसके पास 4,91,300 रुपए हो जाए। तो आप ये बताओ कितना, हाउ मच अमाउंट शुड शी इन्वेस्ट, आज की तारीख में कितना अमाउंट उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अचीव हर टारगेट। अब एक बात बताओ, 3 साल के बाद उसको इतना पैसा चाहिए, तो क्या उसने ये बोला कि उसको एवरी ईयर कितना डिपॉजिट करना है? ये बोला? सर नहीं बोला। तो जब एवरी ईयर की बात नहीं हुई तो ये लमसम का केस है। याद रखना, प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, उसकी बात मैं आगे करूंगा, पर ये केस किसका है? लमसम का केस है। अगर मैं ऐसे ही बोल देता कि वो चाहती है कि 3 साल बाद इतना पैसा हो, तो बताओ हर साल कितना पैसा जोड़े? एवरी ईयर। अगर वो एवरी ईयर वाला वर्ड इस्तेमाल करती तो बेटा वो एन्युटी हो जाता है। तो छोटी छोटी बातें होती है जिससे कि आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी मिलती है और क्वेश्चन में आपका समय बचता है। अब ये क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग में फिक्स कर लेना, जैसे कि लोन, ठीक है, लोन की बनती है बच्चे EMI, और ये हमेशा एन्युटी के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना। जब भी लोन जैसे अमाउंट की बात आए, है ना, EMIs की बात आए, तो समझ जाना कि आप एन्युटी के क्वेश्चन की तरफ हो। जैसे कि पढ़कर देखो, एक टीवी खरीदा 13,000 रुपए का, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 3,000, एग्रीइंग टू मेक अ इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर। तो ध्यान से देखो, इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि भैया 4 साल में 4 बार या एक साथ 4 बार। भाई ध्यान से सुनो, क्या बोला उसने? इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर्स, 4 साल तक इक्वल पेमेंट चाहिए, हर साल चाहिए। तो वो कंफ्यूजन नहीं होनी है अब हमें, ठीक है ना। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल एक तरीका था वो मैंने आपको बताया कि इस केस को भी एन्युटी बोला जाएगा, और लोन वाला भी सिमिलर होता है तो उसको भी एन्युटी ही बोला जाएगा। 16,550 का लोन है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। देख रहे हो, एक सिंगल सम नहीं है। तो याद रखना, जब भी लोन की बात आए, EMIs की बात आए, तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों? आप लोगों का कौन सा केस होता है? एन्युटी का केस होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बच्चे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का पॉइंट है। यू मत सोचना सिर्फ मैथमेटिक्स और फाइनेंस डिस्कस होगा, अब और भी चीजें हैं भाई। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आज ये चीज दूर करते हैं, ध्यान से सुनो। फिर से वही क्वेश्चन है पर तरीका अलग है। एक चीज हमेशा याद रखना,
कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये चीज फिक्स है, पकड़ लो, अमन भैया ने कहा था कि ऐसा होगा, ऐसा ही हो रहा है, कितने भी पेपर उठा लो चीजें यही मिलती हैं। बहुत ज्यादा अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से मैं अलग करने की कोशिश करूंगा तो मैं अलग बना दूंगा क्वेश्चन, लेकिन पेपर प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख लो, आईसीआई के मॉड्यूल को देख लो, एमटीपी को देख लो, आरटीपी को देख लो, फिक्स है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आए कि लोन की बात हो रही है, टीवी उठाया, डाउन पेमेंट करी, हाँ या ना, तो ये हमेशा प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन होगा। क्यों होगा प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन? सर पेमेंट तो आप फ्यूचर की निकाल रहे हो ना। भाई एक बात बताओ, टीवी कब खरीदा है? सर आज। तो पेमेंट भी कब की करनी है? आज की। तो जो वो पैसे की कीमत है वो कब कैलकुलेट कर रहे हो? आज। तो याद रखना, लोन वाले केस में हमेशा जो वो अमाउंट दिया हुआ होता है या जो अमाउंट आपको फाइंड करना होता है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू का होता है। जैसे कि यहां पर 13,000 का टीवी है, 3,000 की डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है, आपको ईएमआई बनानी है 4 साल की और आपको बताना है कि कितनी पेमेंट बनेगी। तो इसमें आपसे एन्युटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चे? सर एन्युटी पूछ रहा है और अनपेड अमाउंट आपका 14% है, ठीक है, जो भी आपका बताया जा रहा है 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, सॉरी 14% का रेट लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे क्वेश्चन समझ में आ गया बट इसमें हमें इतना समझना ही नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि सर लोन हमारा 10,000 रुपये का बचा है और उसकी बन रही है ईएमआई। अब जब उसकी 10,000 रुपये की ईएमआई बनेगी तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। तो कंफ्यूज मत होना, वो 10,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेक्निकलिटी सीखना चाहते हो? आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिया, तो वो टेक्नोलॉजिया अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जाओ अपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के चैप्टर के अंदर, बहुत डिटेल में सिखाया है, आ जाओ। इसके बाद सेम जैसे ये ईएमआई का था वैसे ये लोन का क्वेश्चन है, तो इस पे भी आपको जो दिया हुआ होता है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, फिक्स है, याद रखना, कंफ्यूज ही मत होना, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चा आपका लीजिंग और कैपिटल। इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है और गलत कर देता है। क्या गलत कर देता है? भाई एक बात बताओ, लीजिंग का मतलब होता है कि जब हम अपना एसेट किसी को उधार पे देते हैं तो हम इस केस में ना ये पता लगाना चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो प्रेफरेबल होगा या नहीं होगा, या क्या उसका अमाउंट आने वाला है। तो बेटा जब भी प्रेफरेबल चीज़ें आप पता लगाना चाहते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी यही होता है कि मैं आज से 10 साल तक एक खर्चा करना चाहता हूं और उससे मैं इतना पैसा कमाऊंगा। तो बेटा जब मैं उससे उतना पैसा कमाऊंगा, दिखने में वो बहुत ज़्यादा लगेगा पर आज की तारीख में उस पैसे की क्या औकात है वो मुझे पता करनी होती है। तो इन दोनों केसेस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं पता लगा रहा हूं कि जो फ्यूचर में पैसा आएगा वो आज की तारीख पे कितना है, या मैं फ्यूचर में जो पैसा पे करूंगा वो आज की तारीख में कितना है। तो इन वाले केसेस में जब भी लीजिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा हमेशा आप प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जाओगे। किसकी तरफ जाओगे? प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। याद रखना, हमेशा आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे। एक और क्वेश्चन, बॉन्ड। बॉन्ड में भी यही होता है, बॉन्ड भी आपका हमेशा प्रेजेंट वैल्यू है। तो सर आप इसमें बताना क्या चाहते हो? भाई सिंपल सी एक चीज कि अगर पेपर में आ गया बॉन्ड का क्वेश्चन तो आपको सोचना नहीं है, आपको सीधा पता है कि वो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, तो दिमाग एक तरफ केंद्रित होगा, समय बचेगा। नहीं तो 1 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा सोचने में लगता है ना, 1 मिनट कीमती है, 120 मिनट 100 क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे। तो वो ना छूटे इस वजह से ना छूटे, ठीक है। चलो, तो बॉन्ड भी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होगा। याद रखना क्यों होगा? क्योंकि बॉन्ड जब आप परचेस करते हो तो आप देखना चाहते हो, है ना, एक एक करके देखो, मैं बताता हूं। A investor intend to purchase a 3-year bond of 1,000 rupees par value, ठीक है। बॉन्ड में इतना इंटरेस्ट मिलेगा और व्हाट प्राइस ऑफ द बॉन्ड मे बी परचेज नाउ। एक बात बताओ, आज की तारीख में आप खरीदना चाहते हो तो जो उसकी तुलना करोगे, उससे कमाने वाले पैसे की तुलना करोगे, वो किससे करोगे? आज से करोगे, कंपैरिजन आज से करोगे। तो इस केस में भी आप निकालते हो प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालते हो बच्चे? प्रेजेंट वैल्यू। याद रखना हमेशा बॉन्ड भी प्रेजेंट वैल्यू होता है। अब आता है सिंकिंग फंड। कुछ भी कर लो, सिंकिंग फंड हमेशा आपका फ्यूचर वैल्यू का टॉपिक होता है, क्योंकि नाम से ही लिखा हुआ है सिंकिंग फंड। फंड्स को सिंक करा जाता है ताकि फ्यूचर में कुछ खरीदा जा सके, तो दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। तो जरा ध्यान देना, पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा। What is the annual contribution required by the organization to accumulate 20 लाख रुपए इन 10 साल for the construction of new fan manufacturing? क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं छोड़ दो, वो चैप्टर के अंदर सीखेंगे। पर ये चीज फिक्स हो गई कि जब भी मेरे को कुछ एक लमसम अमाउंट इकट्ठा करना है, तो जब मुझे वो इकट्ठा करना है तो हर साल में कुछ पेमेंट दूंगा, तो वो एन्युटी होगी।
और ये एन्युटी इकट्ठा होकर 20 लाख बनेगी, दैट मीन्स फ्यूचर में बनेगी। तो याद रखना, सिंकिंग फंड में हमेशा आप या तो फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हो या आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑलरेडी होती है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अदर चैप्टर्स की तरफ। एमओएफ की चीजें क्लियर। लीनियर इनइक्वालिटी, 95% बच्चे को मैंने इस चीज में खराब होते हुए देखा है, गलत करते हुए देखा है। यकीन नहीं है? देखो, आपके पास जब सवाल आता है ना ऐसे इनइक्वालिटी वाला, है ना, तो बच्चा ना, ये ध्यान से सुनो, चलो ये हटाओ, ये तो सबको आएगा इस तरीके से, ठीक है, या आता है इस तरीके से, तो 100% इसमें कंफ्यूजन कर देता है बच्चा। जब वो लाइन ड्रॉ करता है ना, वो लाइन दोनों में लाइनों को ऐसे ड्रॉ कर देता है, दोनों में, और यही होता है गलत। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें लाइन होती है डॉटेड। क्यों होती है इसमें डॉटेड? आओ बताता हूं, देखना जरा। इसमें लाइन होती है डॉटेड। क्या लाइन होती है इसमें? डॉटेड। याद रखना, ये मिक्स, मतलब एक कह लो आप इसे कि बच्चे के अंदर मिक्स कॉन्सेप्ट बन जाता है और वो गलती करता है, तो वो गलती आपको नहीं करनी। वो क्या है? जब ऐसा सिंबल हो तो ग्राफ पर लाइन आपको डॉटेड दिखाई देती है। ऑप्शंस में भी गलत हो जाता है जल्दबाजी में, और जब ये वाला सिंबल आएगा तो आपको हमेशा लाइन सीधी बनानी है। तो दोनों में फर्क आपको दिखाई दे जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे जान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाओ इंटरवल्स और नंबर लाइन। इंटरवल्स और नंबर लाइन, जैसा कि अभी आपको मैंने पीछे बताया, बस उसी की बात है इसके अंदर, और ज़्यादा खींचने की इसको आवश्यकता नहीं है। इंटरवल्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, यही है वो, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। अगर आप चाहते हो इसके बारे में और अच्छे से सीखना, इसका भी लेक्चर पढ़ा रखा है हल्ला बोल सीरीज के अंदर। नहीं पता, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, दिखाई दे जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने दे रखी है। वो भी नहीं पता, टेलीग्राम का ग्रुप दे रखा है, वहां जाओ, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आ जाओ, और आप लोगों को वहां पर पर्सनली मेरे से डाउट पूछने का मौका भी मिलेगा, किसी भी तरीके का डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है भाई। पर्सनल इशू मत बताना। आ जाओ। अब ये क्वेश्चन होता है और ये हो जाती है बच्चे से गलती। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा है। कुछ भी हो क्वेश्चन, सवाल छोड़ो आप, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसमें जरा नोटिस करना, बहुत ध्यान से देखो। जब आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आए, सॉल्यूशन एक अलग बात है, पर सवाल में एक गलती होती है। जरा इन दो ऑप्शनों को देखो, ठीक है, यहां देखो, इन दोनों में ना कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है, यहां तक सेम इक्वेशन है। पर पता है गलती क्या होती है? जब भी पेपर में वर्ड प्रॉब्लम आती है, याद रखना ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसकी इक्वेशन बनानी होती है, तो वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यानी अगर x1 और x2 आ रहे हैं या x और y आ रहे हैं तो वो 0 से बड़े होते हैं। और बच्चा जल्दबाजी में ना सारी इक्वेशन सही बनाता है पर इसको भूल जाता है। अब जैसे कि देखो, ये तीनों इक्वेशन करेक्ट है, बच्चा सोचता है तीनों सही है, ऑप्शन ए सही हो गया, और यही होती है गलती। सही क्वेश्चन भी बाद में सोचता है मेरा नंबर कटा क्यों, मैंने तो सही करा था। तो वो इसी वजह से कटता है क्योंकि वो चीज इस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो याद रखना, छोटी सी बात है बट ये बहुत काम आती है और इसकी गलती नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट और एटमोस्ट, बहुत प्यारा टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक। इसमें भी कंफ्यूजन रहती है बच्चे को, आज के बाद नहीं होगी। बेटा देखो, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, कम से कम। आप ऐसे याद रखो, मेरे एक तरीके से याद रखो। We have to secure at least 33% marks to get pass। अच्छा सीए की बात करते हैं। We have to secure at least 50% marks to get pass। जब इसने बोला कि एटलीस्ट 50% नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो आप 50 की जगह क्या 51 नहीं ला सकते? सोच के देखो, ला सकते हैं, 52 ला सकते हैं, 53 ला सकते हैं। तो बेटा जो एटलीस्ट में बोला होता है ना, उसको ऐसे बोलो, कम से कम 50 तो आने ही चाहिए। तो 50 से ऊपर भी जा सकते हो लेकिन उससे नीचे नहीं आ जा सकते, ठीक है ना। तो एटलीस्ट में जो बोला हो उससे ऊपर जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते। 50 अगर एटलीस्ट है तो आप 49 या 49.9 पर भी नहीं आ सकते। एटलीस्ट 50 मतलब 50 तो चाहिए ही चाहिए, याद रखना। चलो बहुत बढ़िया। अब आती है एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात। एटमोस्ट को बेटा हिंदी में बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट को हिंदी में बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा। आओ मैं तुम्हें करवाऊं उसको याद एक बार में। देखो, मम्मी ने बोला बेटा ले 20 रुपए, 50 रुपए देते हैं, चलो बेटा 50 रुपए ले ले, ठीक है, और एटमोस्ट 30 रुपए के मोमोज खा के आइयो, ठीक है। मम्मी ने क्या बोला, मम्मी की जरा टोन समझो, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए के मोमोज खाइयो। अब एक बात बताओ,
अगर आपने 40 रुपए के मोमोज खाए तो क्या लगता है मम्मी क्या करने वाली है? फिर से बोल रहा हूं मैं मम्मी की तरह, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए के मोमोज खाइयो। अब क्या लग रहा है आपको मम्मी क्या करने वाली है? फ्लाइंग चप्पल इन द एयर, क्योंकि मम्मी ने बोला था 30 रुपए के खाने, आपने 40 के खा लिए, गलत बात है। तो यानी एटमोस्ट में अगर आपको 30 बोला है तो आप 40 पे नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप 20 रुपए के खा के आए तो मेरी मम्मी बोलेगी ओहो मेरा बेटा कितना प्यारा बच्चा है, नहीं खाकर आया मोमोज, 20 रुपए के खाए तूने, बस आजा घर पे। तो उस तरीके से बात होती है। तो एटमोस्ट का मतलब होता है कि जो आपको बोला जा रहा है उससे नीचे आपको रहना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकते। दैट मीन ज्यादा से ज्यादा, यानी यही ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक लास्ट पॉइंट आपका आता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, एक सिंपल वर्ड में बताता हूं बेटा। परमुटेशन कहां कहां लगता है? जब आप चीजों को अरेंज करते हो। कैसे सर? अरेंज का क्या मतलब है? जैसे कि आपको मैन और वुमेन को एक सीटिंग चेयर्स पे बैठाना है, उनको आप अरेंज कर रहे हो कि 2 यहां बैठ गई, 3 वहां बैठ गई। अल्फाबेट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, वो सब आपके परमुटेशंस में आते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन की, तो हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं। सर कैसे? जैसे कि मैंने बोला 10 लोग सामने बैठे हैं, 3 लोगों के लिए मेरे पास नौकरी है, तो कोई भी 3 लोग आ जाओ। तो 10 में से मैंने 3 लोगों को सिलेक्ट करा, तो इसे बोलूंगा मैं कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर मेरे पास 10 लोग बैठे हैं और उनको मेरे को चेयर पे अरेंज करना है, तो उसको मैं बोलूंगा परमुटेशन। उसको मैं क्या बोलूंगा? परमुटेशन। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। किस किस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, सारे क्लियर हो गए होंगे। किसी भी प्रकार के और डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और वो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। और किसी प्रकार की क्वेरी के लिए व्हाट्सएप पे आ जाओ, डाउट सपोर्ट पूछो। एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।